Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your very first news of the day. इसमें क्या बोला गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है along with the IIT Bombay, they are about to form Center for the Excellence in the Gaming. ठीक है जी। तो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ये बन जाएगा कि अभी कौन कौन सी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी आईआईटी के साथ टाई अप किया है कि वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। दे आर गोइंग टू फॉर्म द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन द गेमिंग, राइट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, एक तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और इसके ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि द यूनियन मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने ऐसा बोला है कि हम क्या करेंगे, हम एसोसिएट करेंगे किसके साथ में, आईआईटी बॉम्बे के साथ में, और हम एक फॉर्म करेंगे सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन द गेमिंग, राइट। अब ये अनाउंसमेंट आई कब, जब क्या चल रहा था, वर्चुअल एग्जीबिशन चल रहा था किसका, जो खेल खेल में एक इनिशिएटिव है, इसका जब क्या चल रहा था, वर्चुअल एग्जीबिशन चल रहा था, उसी समय अनाउंस कर दिया किसने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग थे, उन्होंने ये चीज जो है डिक्लेयर कर दी। अब मेन काम क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नीड क्यों है और ये आएगा कब, अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो जो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे मिलता है कि जो सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस है ये स्टार्ट हो जाएगा 2021 के स्टार्टिंग में ही, मतलब कि क्या अभी से बहुत जल्दी ये क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का मानना है, गवर्नमेंट ये सोच रही है और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है लाइक अ पबजी, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो बच्चों की ग्रोथ है उसको बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। बच्चे जो है जो पहले आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, आज कहीं ना कहीं चार दीवारी के अंदर सीमित रह गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है इन गेम ने, जो कि क्या है, वायलेंट है, काफ़ी एक्सप्लिसिट है और काफ़ी एडिक्टिव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चिल्ड्रन है उनके माइंड के ऊपर काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी जो फिजिकल ग्रोथ हो गई है और बहुत सारे जो है उनके आईसाइट की प्रॉब्लम जो है बार बार निकल के आ रही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या है, चिंतित है ये सबको लेके। तो उन्होंने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द गेमिंग बनाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो है कि यदि आप ये भी करना चाहते हो, ऑनलाइन गेमिंग को रिकॉग्नाइज भी करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, आप खेलो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि फायदा किसका हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल जो पबजी है, ये इंडिया की खुद की गेम नहीं है, राइट। तो हम फायदा किसका करवा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फायदा जो है दूसरे नेशंस का करवा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी यूथ है वो कहीं ना कहीं जैसे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसे ग्रोथ नहीं हो रही है, और वो जो है कहीं ना कहीं जो एडिक्टिवनेस है इन गेम्स की, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, जो स्किल एक्वायर करने की जो एज है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे वो अपॉर्चुनिटी भी लॉस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो इनका ये भी मानना है कि यदि आप गेम वगैरह भी बनाना चाहते हो, यू शुड डू दैट, आप खेलना चाहते हो आप खेलो, लेकिन कम से कम उसको जो है कोशिश तो करो, आप जो है क्या करो, खुद की जो है गेम क्रिएट करो, क्रिएट योर ओन गेम ऐप, और जो आपकी खुद के ऐप्स है आप उनको बनाओ। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो आपकी लर्निंग स्किल है वो भी इनहेंस होगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, आप एम्प्लॉयमेंट भी बनोगे, राइट। और जो है बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, दे विल बी रेडी टू हायर यू। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको जो है एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जा सकता है, लेकिन जो बनी बनाई ऑलरेडी गेम है ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इट इज डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ द किड्स। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग एंड दैट्स व्हाई दे कम अप विद द प्रोग्राम का कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस। और कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये सब इन जो मुद्दे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन निकालने में क्या करेगा, सहायता करेगा, राइट। अब ये जो सब कुछ होगा ये किसके अंडर होगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मेक इन इंडिया मतलब कि क्या, इंडिया के अंदर बनना चाहिए, ठीक है, मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनना चाहिए। अब गवर्नमेंट बेसिकली हम पहले क्या करते थे, हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते थे और जो है एक्सपोर्ट जो है कम करते थे, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, और फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था उसकी वजह से हमारा क्या कर रहा था, जो रुपी था वो हमेशा क्या कर रहा था, जो डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा करता था, राइट, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता था,
हमारी यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बहुत सारा हमारे पास जो क्या थे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे और हम इंकरेज करेंगे कंपनीज को कि वो हमारे इंडिया के अंदर आए और यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करें। जब ये यहाँ पे आके जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ जो इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होगा, और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा होगा, और जो हमारी यूथ है वो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, राइट। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या थे, मुद्दे थे जब क्या करके आए थे, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था। अब आपको ये बताना है, दिस इज योर क्वेश्चन इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली, कि ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कब किया था, राइट। जो मेक इन इंडिया जो है इसको लॉन्च कब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको ये बताना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो फील्ड असेसमेंट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब इसको लॉन्च किसने किया है, जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अफेयर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अर्बन अफेयर आएगा। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जिसका नाम था, रिपोर्ट का नाम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, राइट। अब आपको मिनिस्टर का नाम याद नहीं रखना है बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस थिंग, लेकिन आपको जो है ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर इसको क्या करती है, पब्लिश करती है। और ये इसका 6th एडिशन था। यदि ये 6th एडिशन था तो मतलब कहीं ना कहीं ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, स्टार्ट जो है 2016 में ये स्टार्ट हो गया था, राइट। अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण बेसिकली लाया क्यों गया, होता क्या है कि 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने क्या किया, स्वच्छ भारत जो है अभियान चला दिया। अब स्वच्छ भारत अभियान के में इनका टारगेट ये था कि हम क्या करेंगे, हम आने वाले 5 साल में, मतलब कि क्या 2 अक्टूबर 2029 से पहले जो है सफाई वगैरह जितनी भी होगी हम कर देंगे, राइट। अब जो है क्या होगा कि इसको जो है ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से इस मिशन को चलाया गया कि बेसिकली जो है पहले आपके घर साफ होने चाहिए, उसके बाद आपका मोहल्ला साफ होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट साफ होना चाहिए, आपका स्टेट साफ होना चाहिए, और जो है ऑटोमेटिकली देश तो साफ हो ही जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जो है सिटीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब जो है कुछ सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही थी, कुछ सिटीज कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी, इनके बीच में एक जो है वो कंपटीशन लेके आना, वो कंपटीशन की भावना लेके आना, इसके लिए क्या किया गया कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण नाम का जो है एक रिपोर्ट बनाई गई 2016 में फर्स्ट टाइम, राइट। और जो है ये इसको बेसिकली हर साल लॉन्च किया जाता है और बताया जाता है कि जो है कि हम कैसे जो है कौन सी सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। अभी कोविड-19 हुआ था जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है काफ़ी क्या हुई थी कि काफ़ी जो है डिले हो गई थी 2020 में, राइट। लेकिन इस बार जो है ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, राइट। अब जो है बात करते हैं हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। ये ग्लोबल गोल्ड जो अवार्ड्स है ये बेसिकली हुए कहाँ पे, रिसेंटली जो है अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स और जो आपका न्यूयॉर्क सिटी है यहाँ पे वर्चुअली इनको क्या किया गया, इनको जो है इनकी सेरेमनी कंडक्ट करवाई गई। ये कौन से नंबर के थे, 78th नंबर के थे। इसमें जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जाता है जो आपके नॉमैडलैंड है, ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का किसको जाता है, जो है कौन है, इसको चार्ली जाहू भी कह सकते हैं, राइट। और ये बेसिकली डायरेक्टर थी इसी मूवी की, और ये बेसिकली क्या थी, ये जो सेकंड वुमेन बनी है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, राइट। इससे पहले जो थी जो बारबरा स्ट्रेसैंड जो थी, इन्होंने 1984 में जीता था, राइट। इतना कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टर का नाम और मिली किस मूवी को है, इट विल बी मोर देन इनफ। यदि हम बात करते हैं किसकी, जो बेस्ट एक्शन, ठीक है, बेस्ट मोशन, बेस्ट एक्शन इन द मोशन पिक्चर, तो ये बेसिकली जो आपके जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है जिनका नाम है चैडविक बोसमैन, इनको मिला है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इनका ये मानना है कि जो 2021 होगा ये बेसिकली क्या होगा, इट विल बी अ मेक और ब्रेक ईयर फॉर टू कन्फ्रंट द ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी। अब ये ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी क्या है कि बेसिकली क्या है, हमारा क्लाइमेट जल्दी से चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक जो है तरीके से बहुत सारे हमें क्या देखने को मिल, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, राइट। जिसकी तरीके से क्या हो गया, एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी भी कहते हैं। तो यदि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, यदि हम उनकी माने तो उनका ये मानना है कि 2021 जो है यह मेक या ब्रेक, मतलब कि क्या इसमें या तो हम जो क्लाइमेट चेंज है इसको हम बिल्कुल कंट्रोल कर ही लेंगे या तो बिल्कुल हाथ से ही निकल जाएगा, उनका ये मानना है, राइट। और यदि हम बात करते हैं कि टारगेट की हम बात करते हैं, अभी क्या हुआ था कि 2018 में जो है एक IPCC की रिपोर्ट आई थी, ठीक है,
जब आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये उन्होंने हाईलाइट किया था कि यदि हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर जो है बर्डन ज़्यादा ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये जो है कार्बन एमिशन है इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कार्बन रिड्यूस जो एमिशन है हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 45% बाय द एंड ऑफ द 2030 और 100% बाय द जो है एमिशन जो है कंट्रोल कितना करना है, 45% कंट्रोल करना है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 2030। लेवल कौन सा था, 2010 का था। और जो है 100% जो है कंट्रोल करना है ऑन द एमिशन ऑफ द कार्बन बाय द एंड ऑफ द 2015। ये सारी की सारी बातें की गई थी। तो इसीलिए अब क्या किया गया था कि जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन था सिंथेसिस रिपोर्ट, इसको रिसेंटली क्या किया गया, पब्लिश किया गया। इसको पब्लिश कौन करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये इसको क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि कंट्रीज से पूछा जाता है कि आप इस साल के लिए कितना कार्बन एमिशन को कट करना चाहते हो, और जब जितना जो है बोलती है कंट्रीज, अब जो है उनके ऊपर खुद के ऊपर वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है कि यदि उन्होंने बोला है तो ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि उस जो कार्बन एमिशन को क्या किया जाए, कट किया जाए। अभी क्या होने वाला है कि बहुत ही मतलब कि क्या नवंबर में आपकी कॉप 16 की 26 की जो है मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है, ये ग्लासगो में होने वाली है, राइट। तो ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की, तो जिसको हम UNFCCC भी कहते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली इसको एग्जिस्ट में कब आया, होता ऐसा है कि आप यहाँ पे ये देखो कि 1992 में बेसिकली क्या होता है, 1992 में होता ये है कि आपकी रियो समिट होती है। अब रियो समिट से दो ऑर्गेनाइजेशन निकलती है, एक है CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1993 में फ्रेमवर्क में आ जाती है, और दूसरी निकलती है UNFCC, राइट, जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली 1994 में जो है पिक्चर में आती है, राइट। और बेसिकली अब क्या होता है, जब ये पिक्चर में आती है तो इसका मेन मोटो यही था कि इसको क्या करना है, जो ग्रीन हाउस गैस है इसको रिड्यूस करना है। और जो है इसने ऐसा बोला कि हम क्या करेंगे, जो भी एक कंट्री हमारे साथ ट्रीटी करेगी, जो भी हमें रेटिफाई करेगी, आज की डेट में इसके पास 197 जो पार्टीज थी, मतलब कंट्रीज है, राइट। और जो है उसके ऊपर क्या होगी, ये बाइंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी, इसका एम ये था कि हम जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए जो लिमिट होगी उसको हम जो है क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। बाकी ओवरऑल जो है क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, इट विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग अपॉन द नेशंस, राइट। तो ये वाली बात जो है काफी चल रही थी। यदि हम बात करते हैं अब क्योटो प्रोटोकॉल की, तो कब आता है, 1997 में आता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें ये बेसिकली ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है। व्हाट डज इट मीन, फॉर एन एग्जांपल, यदि हम इंडिया की बात करते हैं, और इंडिया यदि ने क्या किया है, क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर यदि कोई भी कल को गाइडलाइंस इशू करते हैं तो क्या होगा, वो इंडिया के ऊपर मान्य होगी, इंडिया उनको डिनाई नहीं कर सकती। इसका मतलब होता है लीगली बाइंडिंग, राइट। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है पिक्चर में, कोप जो 3 थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 3rd मीटिंग थी 1997 में क्योटो में, वहां से क्योटो प्रोटोकॉल आता है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया जो है 2002 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। लेकिन USA जो है क्या है, इसका पार्ट नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल का, और जो है कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था 2012 में ही, ठीक है। एम क्या है कि बेसिकली हमें क्या करना, फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग करनी है हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। इनकी हमें कंसंट्रेशन को क्या करना है, कम करना है, राइट। और ये तो हो गया सारा का सारा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कि क्योटो प्रोटोकॉल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द कॉमन बट द डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या है, कॉमन बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली ऐसा होता है कि हम जो है ग्लोबल को 2 या 3 पार्ट में हम बांट लेते हैं। एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपके डेवलप्ड नेशंस, एक हो गया डेवलपिंग नेशंस, और एक हो गया आपके लीस्ट डेवलपिंग नेशंस, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। तो ये बात होगी। अब जो है क्या हुआ, ये डेवलप्ड नेशन बने कैसे हैं, इन्होंने जो है क्या किया था, इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा था, दैट्स वाई ये क्या बने, ये डेवलप्ड नेशंस बने। आज की डेट में इनके पास इतनी ग्रोथ है, ये सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया होगा, फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा स्टैब्लिश की होगी, और उसके द्वारा क्या किया गया होगा, ग्रीन हाउस का एमिशन भी काफ़ी हुआ होगा। लेकिन आज की डेट में उसका इम्पैक्ट आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। और तो क्या हो रहा है, आज की डेट में ये हो रहा है कि जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने वो तो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि क्या, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री वो क्या है, आज की डेट में पॉवर्टी है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, वो बहुत सारी चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है।
अब हमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें फैक्ट्रीज चाहिए, और फैक्ट्रीज लगेंगी तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन होगा, राइट। तो अब जो डेवलपिंग नेशन है ये प्रेशर डालते हैं डेवलपिंग नेशन के ऊपर, उनको ब्लेम करते हैं कि क्या कर रहा है कि ये जो आज की डेट में ग्रीन हाउस गैसेस है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम जो है इतना जो है क्या कर रहे हैं, इतना हम जो है एमिट कर ही नहीं रहे हैं, जो भी कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस कर रहे हैं। और आपको यदि ऐसा कुछ करना है तो आप डेवलपिंग नेशंस को बोलिए ना, राइट। और ये लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को बोलिए जो इतना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस का ये मानना है कि भाई साहब आपने तो क्या कर दिया, आपने तो अपनी अच्छे से ग्रोथ कर ली भाई, यूजिंग द रिसोर्सेज, बहुत सारा कार्बन जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस थी उसको आपने एमिशन किया, उसके बाद ग्रोथ कर ली। लेकिन आज जब हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तभी यहाँ से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आता है, कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कॉमन फॉर द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो मैंने बेसिकली आपको बताया वही यहाँ पे सब कुछ बोला हुआ है। लेकिन कॉमन की बात करते हैं कि कॉमन वर्ड का मतलब क्या है कि एवरी कंट्री, भले वो डेवलपिंग है डेवलप्ड है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, मस्ट टेक पार्ट इन फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। सबको जो है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्शंस लेने होंगे। बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि क्या, कि जो बिगेस्ट पॉल्यूटर है उनको ज़्यादा पे करना चाहिए, उनको ज़्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए कंट्रोल करने के लिए, रेदर देन जिन्होंने कम क्या किया है, कम जो है पोल्यूट किया है, कम एमिशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी फिर क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल होगा, जो भी गाइडलाइंस होगी रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस गैसेस, इट विल बी बाइंडिंग। और इसलिए क्या किया था, इससे बचने के लिए क्या किया, कनाडा ने 2012 में विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है जी। सो बेसिकली इसमें क्या किया गया था, जो कंट्रीज है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। एक हो गया अनेक्स जिसको 2 पार्ट में किया हुआ है, अनेक्स 1 एंड अनेक्स 2, फिर हो गया बी, फिर हो गया नॉन अनेक्स, फिर हो गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। अब जो है यदि हम बात करते हैं अनेक्स 1 की, इसमें यूएसए, यूके, रशिया वगैरह आएंगी, राइट। और जो है सारी कंट्रीज के अंदर आती है। इसमें बेसिकली डेवलप्ड कंट्री आएगी इसमें भी, राइट। अनेक्स बी में बेसिकली कौन सी आएगी, राइट। एनेक्स बी में बेसिकली वो वाली कंट्रीज आएंगी जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जो है ग्रीन हाउस गैसेस के टारगेट को कहीं ना कहीं पहले और सेकंड टारगेट जो क्योटो प्रोटोकॉल थे उनको पूरा किया है, राइट। और इनके ऊपर क्या है, कंपल्सरी बाइंडिंग है। और जो है यहाँ पे नॉन अनेक्स कंट्रीज कौन सी आएगी, जिनमें मतलब कोई जो कि क्या है, जो कि आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है और इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और लिस्ट डेवलपिंग कंट्री के ऊपर भी क्या है, डेवलप्ड कंट्री के ऊपर क्या है, बाइंडिंग नहीं है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया और बोइंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और बोइंग बेसिकली फर्स्ट ठीक टेस्ट कर लिया इन्होंने फाइटर लाइक पायलट, ठीक है, पायलटलेस जेट का, राइट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने क्या किया है, दैट्स इट। बस दूसरा पॉइंट ये है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कब स्टैब्लिश किया गया, 1921 में किया गया। और लॉयल विंगमैन क्या है, नाम है, बात समझ में आई, राइट। उसके बाद इंडिया और मेडागास्कर ने रिसेंटली क्या किया है, जो है इंडिया ने ये बोला है कि जो जहां मेडागास्कर वाला एरिया है, जहां पे क्या है ड्रॉट है, हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे हम किसकी, मेडागास्कर की। इसके लिए हम क्या करेंगे, अराउंड जो है 1 लाख टैबलेट किसकी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की लेके जाएंगे एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। और जो है हम उनको अनाज वगैरह भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे क्या हो, वहाँ की ड्रॉट की जो सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा ओवरकम किया जाए। और ये सब कुछ कर रहा है अंडर द विजन ऑफ द सागर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यदि हम, ऐसा नहीं है कि मेडागास्कर को फर्स्ट टाइम जो है इंडिया हेल्प कर रहा है, इससे पहले बहुत बारी की हुई है, राइट। आपको याद ही होगा जब साइक्लोन डायना आया था तो वहां पे जो है ऑपरेशन विला इंडिया ने स्टार्ट किया था और आईएनएस एरावत वहां पे गया था, आईएनएस शरदूल भी वहां पे पहुंचा हुआ था, राइट। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है, राइट। यदि हम बात करते हैं किसकी, लिंक्डइन जो है अपॉर्चुनिटी इंडेक्स की, तो बेसिकली ये जो है रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है और इसने ये बताया कि कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ है, वर्किंग वुमेन के ऊपर हुआ है, राइट। उनको बेसिकली ऐसा था कि सबसे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट हिट जो है, जो इंडियन वर्किंग वुमेन थी वही हुई है। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, तो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, राइट। अब ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इसको लॉन्च किसने किया, जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर हैं, जिसका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने जो है क्या किया, ग्लोबल बायो इंडिया को समिट को क्या किया, लॉन्च किया। थीम इसकी क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स अलॉन्ग विद द टैगलाइन इनकी क्या थी, टैग थी बायो साइंस टू द बायो इकोनॉमी। तो ये अलग है और ये अलग है, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स अलग हैं, तो ये आपको याद रखना है, राइट। बेसिकली इसमें बायो की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोटेक्नोलॉजी के हमारे सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बताया इन्होंने, राइट। और जो है ऐसा माना जाता है कि बायो इकोनॉमी बेसिकली कितने की हो सकती है, 150 बिलियन की हो सकती है बाय द एंड ऑफ द 2025। तो बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है,
यदि हम बात करते हैं जन औषधि दिवस सेलिब्रेशन जो है अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें बेसिकली क्या किया गया, हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़्यादा किए गए, उसके लिए कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, लोगों के शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह जो है फ्री में चेकअप हो रहे थे। तो ये सब कुछ इसमें था, कुछ बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ किसके अंडर हो रहा था, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया है। तो इसका बेसिकली काम ये है कि हमें क्या करना है, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो है लोगों को क्या करना है, मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। और बहुत अच्छे से सुनना और कोशिश करना, जो पॉइंट्स आपको बताए जाए उनको रिमेंबर करने की कोशिश करना। और दिस इज हाउ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। एंड इफ यू फील दैट you should share this lesson with your friend, then you must do that. We got encouragement, we get encouragement to make more such kind of videos. Thank you so much.